सादिक उर्फ कुकी भाई से इसकी अगली मुलाकात भोले भाई के होटल पर हुई, जहां वो सुबह सुबह हलवा पूरी खा रहा था। बात मज़ारों पर मिलने वाले सुकून से शुरू हुई और फिर आगे बढ़ती चली गई। इसके बाद जावेद के जहन में कुकी भाई और भोला भाई के नाम एक साथ आते थे। कुकी भाई भी शक्ल से भोले लगते थे। कम को कम आमेज़ कमीज़ कहीं से फटी हुई तो इन्हें खबर ही नहीं। आस्तीन का एक बाजू अड़सा हुआ है तो दूसरा वैसे ही छोड़ कर रखा हुआ। शेव अक्सर बड़ी रहती, लेकिन जिस रोज़ शेव करके नए कपड़े पहनते तो खासे माकूल आदमी नजर आते। ज़रा सा तुतलाते थे, लेकिन अपने पसंदीदा तरीन अल्फाज के दरमियान से ते गायब कर देते थे। किसी को चुईया को पता ही नहीं कि रूहानियत क्या चीज़ है। वो चुईया समझता ही नहीं। चुईया में कल मज़ार में बैठा हुआ था वगैरह वगैरह। लोग पीठ पीछे इनका मजाक उड़ाते, लेकिन इनके सामने इनकी बहुत इज्जत करते। गो इस दौरान भी ज़ेरे लब मुस्कुराते रहते। ज़रीना भाभी इनकी बीवी थी, जो खासी खुश शक्ल थी। दोनों का ब्याह यूँ हो गया था कि कुकी भाई वाले खासे खाते पीते लोग थे और ज़रीना के वाले इनके मुतअद्दिद फ्लैटों का पता था। दूसरी वजह यह थी कि माकूल सूरत कुकी भाई की तस्वीर देखकर किसी को ख्याल नहीं आ सकता था कि वो दुनियावी मामलात में इतने भोले होंगे। और लड़की वालों ने तो ज़्यादा वक्त इनकी तस्वीरें देखी और ज़रीना को दिखाई थी। वो बड़ दिखावे के लिए गए थे और तो इनकी भाभियों ने इन पर जोर दिया था कि बस मुंह बंद करके बैठे रहें। लड़की वालों ने माकूल सूरत में एक क्लीन नौजवान देखा, जिसका एक अच्छा ख़ानदानी कारोबार भी था, तो हाँ करने में देर नहीं लगाई। ज़रीना को घर में सब कुछ मुहैया था सिवाय औलाद के, और औलाद के लिए भी कुकी भाई ने अपनी सी कोशिश तो खूब की थी। मज़ारों में इनकी दिलचस्पी अगर शादी के बाद कुछ और बढ़ गई थी तो इसकी एक वजह शायद औलाद की महरूमी भी हो। ये बात उन्हें कौन समझाता कि औलाद के उसूल में ज़ाती कोशिशों का अमल दखल ज़्यादा होता है। ज़रीना भाभी को कुकी भाई के भोलपन पर बहुत प्यार आता था। इनकी सूरत देखकर इसमें ममता का वो जज्बा उमड़ जाता जो शादी के बाद एक बच्चे के इंतज़ार में बढ़ता ही चला जा रहा था। कुकी भाई ने इस पर कोई रोक टोक भी नहीं लगाई थी। मोहल्ले में इधर उधर वो एक चादर लेकर निकलती। तमाम पड़ोसियों के मामलात और मसाइल पर इनसे मशावरत करती। जावेद इनके सामने वाले फ्लैट में रहता था, मासूम सी मुस्कुराहट वाला लड़का जो शायद किसी टीवी चैनल पर रिपोर्टर था। ज़रीना को मालूम था कि वो अपनी खिड़की से उसे देखता है, लेकिन इतने अरसे में इसे मालूम हो गया था कि वो शरीफ घराने का है, इसके लिए कोई मसाइल नहीं खड़े करेगा। घर का काम करते हुए वो अपने घर की खिड़कियाँ खुली रखती और इन कामों की बोरियत से एहसास कम हो जाती। वो सब मामूल से काम करते हुए भी कोई उसे दिलचस्पी से देख रहा है। जावेद को वहाँ आए 1.5 साल हो गया था। इसी दौरान इसकी वालिदा 2 मरतबा वहाँ आई थी, वरना वहाँ अकेला ही रहता था। दिन भर गायब रहने के बाद अगर सुबह सवेरे वो इसे ज़रा सा देख ही लेता था तो इसमें ज़रीना का क्या जाता था, वो सोचती और इसे मासूम पर प्यार आ जाता। फिर एक रोज़ सादिक भाई ही इसे अपने घर ले आए। ज़रीना ने देखा कि वो इसे नज़र मिलाने से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब खुद उसकी नज़र इधर उधर होती तो वो इसके सरापे पर नज़र ज़रूर डाल लेता। ज़रीना समझ गई थी कि इनके घर तक पहुंचने का मकसद क्या हो सकता है। जब जावेद ने इसे भाभी कहा तो इसे अपने सीने में ममता को उमड़ते हुए महसूस किया। एक ख्वाब कुकी भाई को 18 अक्टूबर से पहले भी आया था। उन्होंने देखा था एक बहुत बड़ा जुलूस है जिसमें हर किस्म के सियासी नारे लग रहे हैं। एक तरफ से जिए भुट्टो सदा जिए के नारे बुलंद हो रहे हैं और कुकी भाई का ध्यान इसी तरफ लगता है। दूसरी जानिब अल्ताफ़ का शोर बपा है। ये दूसरी आवाज़ इन्हें कुछ सोई सोई सी लगती है। ऐसा लगता है कहीं मराक़बा हो रहा है या ज़िक्र कोई महफ़िल है। शायद वो अल्ताफ़ नहीं बल्कि अल्लाहू अल्लाहू या हक़ू कह रहे हो कि भाई को कुछ समझ नहीं आती। फिर अल्ताफ़ या हक़ू की आवाज़ों के दरमियान में से एक मोटी सी आवाज़, एक इंतहाई तवील आवाज़ आ की आवाज़ आती है, जिसमें ऐसा खुलूस और दर्द नुमाया होता है जैसे ये आवाज़ किसी के मुंह या हलक से नहीं बल्कि जिस्म के इंतहाई अंदरूनी तहों से नुमाया हो रही है। इसके बाद यही आवाज़ मज़ीद तवालत से इससे ज़्यादा तकलीफ़ और खुलूस के साथ पेश की गई, जिससे सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई दायमी कब्ज़ का मरीज़ अपनी जिस्मानी खबासत से पीछा छुड़ाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ कह रहा हो। इस कोशिश में इसकी गाफ फटी जा रही हो। वहीं आवाज़ बुलंद हुई, साथ ही हजूम ने दीवाना वार नारा लगाने शुरू कर दिए, अल्ताफ़ हक़ू। फिर एक जानिब से शोर उठा और एक बहुत बड़ा और तंदुमल बैल दिखाई दिया, जिस पर एक शख्स सवार था, जिसने
अपने हाथ में नंगी तलवार पकड़ रखी थी। वो बैल अपने गिर्द लोगों के नरगे में यूं आगे बढ़ा रहा था जैसे 10 मुहर्रम को जुलझुना निकलता है, जिसे देखने के लिए कुकी भाई सुन्नी होने के बावजूद हर साल नश्तर पार्क जाया करते थे। बैल के मोटे पेट के एतराफ से इसके सवार की टांगें बार बार उछल उछल कर मस होती। इर्द गिर्द हुजूम नारे भी लगा रहा था जो इस शोर का बाइस और मुश्किल ही सुनाई दे रहे थे, जो कुकी भाई के ख़ुर्ब जवार में बरपा था। आ की आवाज़ निकालने वाला शख्स अभी तक खबासत जिस्म से खारिज करने में कामयाब नहीं हो सका और अब इस आग के दरमियान मुंह बसोड़ने और रोने की आवाज़ भी शामिल हो गई। फिर वो बैल और इसका सवार इनके गिर्द हुजूम करीब आता गया। सादिक भाई ने इस किनारों को कान से लगाकर सुनना शुरू किया और जैसे करीब आते गए इनकी आवाज़ें मज़ीद वाज़ेह होती गईं। वो नारे नहीं लगा रहे थे बल्कि कोई नज़म पढ़ रहे थे। चूतियों में गिर गई, ये चूतियों में गिर गई, बिन्त अर्ज़ एशिया ए आज़म ए किब्रिया, सुन गरीबा की दुआ बेनज़ीर को बचा। बैल सवार जवान के गिर्द नीले रंग की शलवार कमीज पहने एक शख्स एक हाथ में लाउड स्पीकर लिए नज़म सुना रहा था, दूसरे हाथ में हुजूम उसे उकसा रहा था। इसका पहला मिसरा इसके साथ साथ पढ़ें। जब हुजूम 7-8 दफ़ा इसके साथ पहला मिसरा दोहरा लेता वो आगे बढ़ता, लेकिन कुछ देर बाद पहले मिसरे की तकरार शुरू कर देता। कुकी भाई देख सकते थे कि हुजूम खुद भी इन मिसरों का लुत्फ़ उठा रहा है और पुरजोश होता चला जा रहा है। कुकी भाई ने खुद को भी नज़म के कुछ मिसरे दोहराते हुए महसूस किया। फिर एकाएक बैल सवार ने ज़ोर से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और हुजूम पर तलवार चलानी शुरू कर दी। इसके गिर्द मौजूद 4-5 लोग तो हैरानी में ही मारे गए और भागना शुरू कर दिया। इसके बाद हुजूम दौड़ लगाना शुरू कर दी और कई अफराद इनके नीचे कुचलने जाने लगे। फिर पहले से पुरशोर हुजूम का शोर इंतहा को पहुंच गया। बैल सवार जवान तलवार चलाता और कुकी भाई को गर्दनें उड़ती हुई नज़र आती। बैल सवार जवान अब इनसे कोई 100 गज की दूरी पर था। अचानक इसने अपना सर मोड़ा और अपनी आंखें कुकी भाई की तरफ पर गाड़ दी। कुकी भाई ने खौफ के एक लहर अपने जिस्म में सरसराती हुई महसूस की। इन्होंने भागने के लिए अपना पैर उठाना चाहा, पैर ने उठने से इनकार कर दिया। ये हकीकत जानकर इनका खौफ इतना पहुंच गया कि इन्होंने बैल सवार जवान की सूरत में मौत अपनी आंखों में आंखें डालते हुए देखा। बैल सवार जवान इनके सर पर पहुंचा, तलवार उठाई और कुकी भाई ने इससे बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। सादिक भाई की आंख खुल गई और इन्होंने खुद को पसीने से तरबतर पाया। कैसी अजीब रात थी वो 18-19 अक्टूबर की दरमियानी रात, जिस रात कारसाज के करीब बीबी का इस्तकबाल जुलूस में 2 खुदकुशी बम फटे। मैं अपनी गाड़ी में कुकी भाई को घर ला रहा था, मगर पहले कैमरा और धमाके की रिकॉर्डिंग वाली मिनी डीवी ऑफिस में जमा करानी थी। ऑफिस में रात की शिफ्ट आ गई थी और मैं इन्हें ये कहकर निकलाया था कि धमाके में मेरा एक दोस्त जख्मी हो गया है। असल में स्पॉट पर लाशों के अंबार देखने के बाद मेरा दिल काम के साथ दुनिया भर से उचाट हो गया था। मैं जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचना चाहता था ताकि अम्मी से तफसील से बात कर सकूं, फिर गहरी नींद सो जाऊं। कुकी भाई को इनके घर पहुंचाने से पहले मुझे कैमरामैन को भी इसके घर छोड़ना था। कैमरामैन साजिद पटेल पाड़ा के करीब फ्लैटों में रहता था। रात का 1:30 बज रहा था। हम नश्तर पार्क के करीब अगली एक गली में दाखिल हुए तो लड़कों ने हमारी गाड़ी रोक ली। साजिद ने खिड़की में सर बाहर निकाला और ज़ोर से बोला, अरे मैं हूँ साजिद, नसीम भाई यही हैं क्या? जवाब में टीटी पकड़े हुए एक लड़का खिड़की के पास पहुंचा और साजिद को पहचान कर बोला, नसीम भाई बराबर आली गली में हैं। यार तुम लोग इस टाइम क्या कर रहे हो यहाँ? साजिद ने पूछा। यार वो बलोच पाड़ा साथी है ना, वहाँ सारी दुकानें जला दी हमारी। वो किसी भी टीम हरामी पाई करने के इधर आ सकते हैं कि वो किसी भी टाइम हरामी पाई करने इधर भी आ सकते हैं। आगे तो अमन है ना? हाँ बस चलो, हाँ बस बलोच पाड़े की तरफ से मत जाइयो। ड्राइवर से कहो इधर ही से वापस निकल ले, समझ गए ना? साजिद अब के ड्राइवर से बोला। ड्राइवर जो पंजाबी था दुम साधे बैठा था। इसने अपना बायां हाथ अपने होठों पर रखा हुआ था। इसे शायद अपनी मूंछ का शदीद एहसास हो रहा था जो इसके पंजाबी होने की चुगली खा रही थी। वो साजिद के जवाब में कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद हमने साजिद को इसी गली में उतारा और गाड़ी को इसी गली से वापस ले आए। बिजनेस रिकॉर्डर रोड से आगे पटेल पाड़ा को जाने वाला रास्ता बिल्कुल तारीक था। इसके बीच रेंजर्स की एक गाड़ी खड़ी थी। हम
गाड़ी को वापस घुमाकर मज़ार क़ाइद के साइड पर लाए और जेल चुरंगी के बाद यूनिवर्सिटी रोड पर पहुंचे तो जान में जान आई। गुलशन के इलाके में जगह जगह पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियां खड़ी थी। सड़कों पर अमन कायम करना इनकी जिम्मेदारी थी। गलियों में लड़के थे और पुलिस रेंजर्स वाले जानते थे कि गलियों को वही संभालेंगे। पुलिस रेंजर्स और लड़कों के दरमियान एक शानदार किस्म का बाहमी ताउन चल रहा था। कुछ लड़के पुलिस मोबाइलों में भी बैठे थे और पुलिस वालों से गपशप कर रहे थे। कुकी भाई को इनके घर छोड़कर रात तकरीबन 2:45 बजे घर पहुंचा तो पहले अम्मी को फ़ोन किया। मैंने सोचा था कि 2 बेल जाने के बाद अम्मी ने ना उठाया तो समझूंगा कि वो सो गई, लेकिन अम्मी ने पहली बेल पर फ़ोन उठा लिया। अम्मी का तशवीश का मारे बुरा हाल था। अपनी कुकी भाई के घर जाने का मैंने इन्हें नहीं बताया था ताकि वो परेशान ना हो, लेकिन धमाके के बाद मैंने मोबाइल पर बता दिया था कि मैं खैरियत से हूँ, मुझे स्पॉट पर से रिपोर्टिंग करते हुए देर हो जाएगी। मगर वो अम्मी ही क्या जो बातें सुनकर मुतमईन हो जाती, इसलिए घर पहुंचकर उन्हें एक तवील फ़ोन करना पड़ा। दूसरी जानिब उनकी आवाज़ से मुझे महसूस हो रहा था वो रो रही थी। इन्होंने मुझे बताया कि इन्हें बीबी के बारे में बहुत तशवीश है। बीबी से इनकी मोहब्बत का सबब हमारे मरहूम अब्बा थे, जिनसे अम्मी ने वैसे तो अलहदगी इख्तियार करी थी, लेकिन इनके सियासी ख़यालात को अपने नज़रियात का हिस्सा बनाकर साथ ले आई थी। अम्मी ने बताया पिंडी से आफ्ताब भाई का फ़ोन भी आया था और वो भी बहुत परेशान थे। जब तक अब्बा ज़िंदा था, बड़ी अम्मी यानी आफ्ताब भाई के वालिद आफ्ताब भाई की वालिदा और मेरी अम्मी एक दूसरे से कटे रहे, लेकिन अब्बा की वफ़ात के बाद इन सौतनों ने आपस में एक नया रिश्ता ढूंढ लिया। एक दूसरे को लंबी लंबी कॉलें करती और अब्बा की बातें किया करती। अब तो खैर बड़ी अम्मी भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी, सो आफ्ताब भाई के लिए अम्मी के दिल से अब हमेशा दुआ ही निकलती थी। अम्मी बता रही थी आफ्ताब भाई की आवाज़ भरी हुई थी। वो मेरे बारे में बहुत परेशान थे क्योंकि इन्हें मेरे पेपर से मालूम हो गया था कि मैं भी स्पॉट पर ही मौजूद हूँ। बेचारे आफ्ताब भाई, मैंने अपनी ज़िंदगी में इन जैसा ज़हीन दयानतदार शख्स नहीं देखा। कुछ साल पहले वो क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, लेकिन न जाने क्या हुआ, एक दिन अचानक इस्तीफ़ा देकर घर बैठ गए। कुछ पैसा जमा किए रखे थे, 1.5 साल की रोटी पानी का इंतज़ाम किया, फिर LLB करके वकील बन गए। आजकल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जुलूस निकालते और गो मुशर्रफ गो के नारे लगाते नज़र आते हैं। अल्लाह इन्हें अपना ईमान में रखे, आमीन। ये बात मुझे कुकी भाई से मुलाकात के कुछ ही रोज़ बाद मालूम हुई कि इन्हें एक और दिलचस्पी ख्वाबों से थी। ख्वाब तो हम सभी देखते हैं, लेकिन कुकी भाई अपने ख्वाबों के बारे में बहुत संजीदा रहते थे। एक मरतबा इन्होंने पहले भी जिक्र किया था। 18 अक्टूबर के रोज़ वो कारसाज में पीर बुखारी शरीफ के मज़ार पर इसलिए गए थे कि इन्हें ख्वाब में एक बैल सवार जवान नज़र आया था जो हाथ में तलवार लिए और वो कत्ल करता फिरता था। ये जवान इस मज़ार में दाखिल हो जाता था। इनका कहना था वो इसी बैल सवार जवान की तलाश में वहाँ गए थे। इनका कहना था कि इन्होंने 18 अक्टूबर को इस बैल सवार जवान को मज़ार में देख लिया था। वो इसके पीछे भागे भी थे, लेकिन गुस्से की शिद्दत के बायस इनके हलक से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी और इनकी हालत देखकर मज़ार में जो लोग जमात हुए, इन्होंने बैल सवार के पीछे जाने के बजाय कुकी भाई को ही पानी पिलाकर अपने तौर पर होश में लाने की कोशिश की थी। हालांकि कुकी भाई अपने तमाम अरसे में अपने बाजू के इशारे से बैल सवार जवान की तरफ इशारा कर रहे थे जो मज़ार से निकला था। जो पानी पी कर वो कुछ बोलने के काबिल हुए तो इन्होंने टूटे फूटे लफ्ज़ों में बैल सवार का जिक्र किया और फिर वो बाहर को दौड़ लगा दी। वो बाहर बीवी के इस्तकबाल जुलूस में शामिल होकर मरकज़ी ट्रक की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। वो ट्रक से कोई 500 गज़ दूर थे। इन्होंने बैल सवार जवान को ट्रक के ऐन करीब देखा और फिर धमाका हो गया। इस धमाके से वो ज़मीन पर गिर गए। अभी सब लोग गिरे हुए थे कि इन्होंने एक दरख्त के नीचे से एक और बैल सवार जवान को आगे बढ़ता हुआ देखा। इन्होंने इस मरतबा चीखते चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनके हलक से आवाज़ भी ना निकली। लोग ट्रक के इर्द गिर्द ज़ख्मियों और मारे जाने वालों को उठा रहे थे और तमाशा देखने वालों का भी एक रश हो गया। ये बैल सवार जवान भी ट्रक के करीब आ पड़ गया। कुकी भाई ये तोता मैना की कहानी सुनकर मुझे यकीन हो गया लोग इनके पीठ पीछे उन्हें जो कुछ कहते हैं ठीक ही कहते हैं, लेकिन ये क़स्सा सुनाते हुए इनके चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ देखकर हंसी आती थी, जिससे बड़ी मुश्किल से रोक पाता था। लेकिन फिर इनकी एक और बात मुझे इस बात पर आमादा कर दिया कि इनके ख्वाबों में को संजीदगी से लूँ। इन्होंने बताया था इन्होंने एक ख्वाब देखा कि इनकी दोस्ती एक ऐसे शख्स से हो गई जो इंसानों के बजाय कछुए से मोहब्बत करता है। एक बुजुर्ग ने इसी ख्वाब में इसका नाम ख्वाजा लॉक पुश्त परस्त बताया। कुकी भाई ने पूछा कछुए का नाम लॉक पुश्त क्यों है? इन्होंने बताया क्योंकि इसकी पुश्त लॉक होती है। इस पर कुकी भाई ने हैरत का इज़हार किया तो बुजुर्ग मुँह बनाकर बोले तुम इस ख्वाजा पुश्त परस्त
कह लिया करो। इसने कछुए को एक पिंजरे में पाल रखा है और दिन रात इसे सोने का निवाला खिलाता है। इनकी ये बात सुनते हुए मैं हैरान रह गया। जब इनकी कथा ख़त्म हुई मैंने इन्हें बताया कि मैंने भी एक घर में कछुआ पाल रखा है। इन्हें यकीन न आया। मैं फ़ौरन इन्हें अपने घर लाया और जब इन्होंने टैंक में कछुए को देखा हैरत से आँखें खुली की खुली रह गईं। लेकिन हैरत में ख्वाब पूरा होने की मुसरत के बजाय खौफ का अंसर हावी है। मेरे घर में तस्वीरें लगी हुई, तस्वीरें को भी वो अपनी आंखें गोल गोल घुमा कर देखते, लेकिन इनके बारे में कोई सवाल नहीं किया। जावेद इकबाल ने सादिक उर्फ कुकी भाई के ख्वाबों में दिलचस्पी जाहिर की तो हमें खुद जावेद के ख्वाबों के बारे में कुछ इल्म होना चाहिए। ये अफसोस की बात है जावेद अपने ख्वाब तहरीर नहीं करता। दफ्तरी मामलात, निस्वानी हुस्न से इसकी दिलचस्पियाँ, फिर अर्शमीदत से इसकी दोस्ती, इन दिनों जावेद के रोज़ व शब इन्हीं 3 दिलचस्पियों के गिर्द घूम रहे हैं। ख्वाब हमारी दिलचस्पियों को एक हांडी पर पकाकर कुछ बना देते हैं। एक रोज़ जावेद ने ख्वाब में देखा वो आलिम बाला से लाइव भी पढ़ दे रहा है। एक रोज़ इसे अरफात के मैदान में सजने वाले यौम हशर से रिपोर्टिंग करनी पड़ी। लेकिन एक ख्वाब ऐसा था जिसमें ज़रीना, करीना कपूर और मिशाल सब गुडमुड होकर रह गई थी। जावेद अगले कई रोज़ तक इस ख्वाब को बुला नहीं सका। कुछ रोज़ पहले मिशाल ने जावेद से जिक्र किया था कि वो रिपोर्टिंग से थक जाती थी और कितनी अच्छी जॉब है इन एंकर्स की जो घर से आती हैं और मेकअप करती हैं, फिर स्क्रीन के सामने बैठ जाती हैं। प्रोड्यूसर इन्हें के नखरे उठाते हैं। अफसरान इनसे बात करने में टाइम ज़ाया होने में का कोई मसला नहीं होता। दुनिया भर में इनका शोहरा अलग होता है। दूसरी जानिब रिपोर्टर दिन भर 12 मारा फिरता है। कभी कोई इमरजेंसी, कोई घंटे खड़े रहकर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है जिसमें रंग काला होने का शदीद ख़तरा। जावेद ने मिशाल की बात सुनकर उसे मशवरा दिया था कि वो किसी छोटे चैनल में एंकर का ऑडिशन दे ले। इस रोज़ रात मिशाल जावेद को ख्वाब में नजर आई और वो भी एक न्यूज़ एंकर के रूम में। इसने देखा मिशाल एक ऐसे शख्स का बीपर ले रही है जिसका दावा है कि इसके साथ 6 ख़वातीन को असले के तौर पर इरगमाल बनाए रखा, जो लाइव बीपर के दौरान इनमें से एक को बारी बारी अपनी आवाज़ का निशाना बना रहा है। ख्वाब के दौरान जावेद को इस बात का ख्याल नहीं आया कि वो 6-7 ख़वातीन मिलकर इस पिस्तौल बिरादर के ख़िलाफ़ मुलाज़मत क्यों नहीं करती। एक और हैरतअंगेज़ बात यह थी कि बीपर देने वाले की तस्वीर बॉक्स में लगी हुई थी। क्या इसने रेप करने से पहले अपनी तस्वीर भी टीवी चैनल को भिजवा दी थी। ये सब ख्यालात इससे ख्वाब के बाद ही आ सकते थे सिवाय बीपर के दौरान वो शख्स खातून का नाम इसकी वल्दियत के साथ बताता था, फिर अपनी कार्रवाई शुरू कर देता था। बैकग्राउंड में इस खातून के कराऊँ आवाज़ों की आती, फिर मशाल की चलाती हुई आवाज़ आती जिसमें कह रही होती, देखिए नाज़रीन, आप सबके सामने पाकिस्तान में एक बेटी का रेप हो रहा है, लेकिन हुकूमत या कानून नाफिज करने वाले इदारों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। इस हुआ की बेटी को बचाने के लिए अब तक कोई इस मकाम पर नहीं पहुँचा है। नाज़रीन, आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर सुन सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान कि इस बेटी के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। नाज़रीन, आप इस वक्त लाइव सुन सकते हैं हुआ कि इस बेटी के साथ सरेआम ज़्यादती की जा रही है। बाकी ख़वातीन भी लाइन लगाकर बैठी हुई हैं और अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बर वक्त कोई इक़दाम न उठाया तो इन सब के साथ बारी बारी ज़्यादती करती जाएगी। इस दौरान टेलीविज़न स्क्रीन के माथे पर सुर्ख रंग की एक पट्टी 2 मिसरे बदल कर आ रहे हैं। एक पर लिखा है सना ख्वां तकदीस मशरिक़ कहाँ है, दूसरी पट्टी पर लिखा है मदद चाहती है यह हुआ की बेटी। बैकग्राउंड में जो खातून करा रही है अब इसके रोने की आवाज़ आ रही है जैसे वो अपनी तकदीर पर राज़ी हो गई। मिशाल चिल्ला कर पूछती, आखिर आप चाहते क्या हैं, मुतालबा क्या है। मेरा मुतालबा है कि इस मुल्क में शरीयत नाफिज की जाए और वज़ीर-ए-आज़म फ़िलहाल टीवी पर आकर इसका ऐलान कर दें। लेकिन इस वक्त जो आप कुछ जो कर रहे हैं क्या वो शरीयत के तकाज़े के मुताबिक है। क्या इस्लाम यही सिखाता है निहत्ती औरतों को पकड़ कर इनका रेप किया जाए। मिशाल की रुंधी हुई आवाज़ में गुस्से से ज़्यादा दर्द है। जो दर्द इन औरतों के लिए सिर्फ़ एक औरत ही महसूस कर सकती हैं। जी हाँ, जब ये औरतें बाज़ारों में बेपर्दा निकलती हैं तब आपको ख्याल नहीं आता। जब शादियों पर डांस करती हैं तो आपको ख्याल नहीं आता। जब ये नेट कैफ़े में, पार्कों में, स्कूलों कॉलेजों में गैर महरमों से मिलती हैं तो आपको ख्याल नहीं आता। ये काम इस्लाम के मुताबिक हैं या नहीं। अब आपको इतना दुख क्यों हो रहा है। मैं ये कहता हूँ मुल्क में शरीयत नाफिज करें, इसके बाद मेरा ये अमल इसके ख़िलाफ़ नज़र आए तो मुझे भी फांसी पर लटका दें। अगवाकार रेपिस्ट अपने दलाइल पेश करता है और रेप होने वाली खातून को छोड़कर दूसरी खातून को दबोच लेता है। दबोच जाने पर इस खातून की आवाज़ इस मुर्गी से मुशाबे है जैसे ज़िबा करने से लिए खसाई दड़बे में हाथ डालकर इसकी गर्दन दबोच ली। इसके बाद इसकी कराहों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं हवा की बेटी के साथ ज़्यादती कर दी गई है। अब इस शख्स ने दूसरी खातून को पकड़ लिया है। लगता यही है कि इसके साथ भी वही किया जा रहा है जो पहली खातून के साथ किया गया था। इस मामले पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है
मौलाना ताजुद्दीन तौहीदी साहब से। जी ताजुद्दीन साहब, आप इस शख्स को क्या कहना चाहेंगे? मशाल मौलाना को बीप पर ले लेती है। बैकग्राउंड में औरत के कराने की आवाज़ आ रही है, जिसकी आवाज़ वो वकार शख्स को धक्कों से उबड़ती और डूबती है। मौलाना इस शख्स से अपील करते हैं वो इतनी ख़वातीन को छोड़ दे, अल्लाह के वादे पर ईमान रखे, अगर वो नेक अमल करेगा तो इसे इनसे कई ज़्यादा खूबसूरत और हसीन औरत आखिरत में मिलेगी। शरीयत पर हम सबका ईमान है और हम सब चाहते हैं कि मुल्क में इस्लामी क़वानीन नाफिज़ हों, लेकिन इस शख्स का तरीक़ेकार के बारे में आप क्या कहेंगे? मशाल पूछती है, शरीयत के नफाज़ से मुताल्लिक़ गवाकार का मुतालबा तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस तरीक़ेकार से हम इत्तेफ़ाक़ नहीं करते। मौलाना ने जवाब दिया। इतने में बीपर पर वो शख्स चिल्लाना शुरू कर देता है कि इसके घर के बाहर फ़ौज और पुलिस के दस्ते पहुँच गए हैं। मौलाना भी चिल्लाते हैं, ये मसला अफ़वाह तफ़हीम और मुज़ाकरात से हल करना चाहिए, तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। दोनों के चीख पुकार में कान पर पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। बैकग्राउंड में एक और औरत के रोने की आवाज़ आने लगती है। थोड़ी देर में टीवी पर वीडियो चलने लगती है, जिसे अगवाकार विक्ट्री का निशान बनाए अपने दोनों बाजू ऊपर उठाए घर से निकल रहा होता है। इसके पीछे 6-7 ख़वातीन अपने चेहरा चादरों से छुपाए भाग रही होती हैं। इसे पुलिस वैन में बिठा दिया जाता है और एक रिपोर्टर अपना माइक इसके मुंह तक ले जाने में कामयाब हो जाता है। वो शख्स कहता है, मैंने जो कुछ किया इस पर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, और मुझे इस दुनियावी अदालतों से इंसाफ लेना भी नहीं। मेरी नीयत मेरा अल्लाह जानता है, मुझे उसी की अदालत से इंसाफ लेना है। ख्वाब में पता नहीं कब मशाल की जगह ज़रीना एंकर की कुर्सी संभाल लेती है। इसने वैसे ही एक चादर ओढ़ रखी है जैसे अगवाकार के चुंगल से भागने वाली औरतों ने ओढ़ रखी थी। फिर वो चादर उतार कर एक तरफ रख देती है। इसकी खमीज़ कंधे पर सर फटी हुई है और इसमें से इसका स्ट्रैप नज़र आ रहा है। वो ज़रीना है, लेकिन कंट्रोल रूम में सब इसे मशाल ही पुकार रहे हैं। अब ज़रीना मौलाना मुनव्वर क़ाज़ी साहब को लाइन पर लेती है। मौलाना साहब, आपने अभी टीवी स्क्रीन पर ख़ुद देखा और सुना मेरे साथ क्या सलूक किया गया। जब मेरे साथ वो सब कुछ हो रहा था, आप मेरी कराएँ तो सुनी होंगी। मौलाना साहब, ये सब लाइव हो रहा था मेरे साथ, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मौलाना फरमाते हैं, अगवाकार का मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, इस मुल्क में शरीयत नाफिज़ होनी चाहिए। हाँ, तरीक़ेकार पर इख्तिलाफ हो सकता है, जिसे मुज़ाकरात की टेबल पर तय किया जा सकता है, लेकिन मौलाना ये तो शख्स तो शरीयत की खातिर ख़वातीन का रेप कर रहा है, क्या आप इसकी मज़म्मत नहीं करें? देखिए, मैं कोई मुफ्ती नहीं, लेकिन तारीख़ में ऐसी मिसालें ख़ुद मौजूद हैं। अब कौन हक़ पर था कौन हक़ पर नहीं था, ये फ़ैसला मैं और आप तो यहाँ बैठ कर नहीं कर सकते ना। आप लोगों को बिलावजह मीडिया पर ऐसे सवाल क्यों पूछती हैं? ऐसे मामलात में पर्दापोशी मुस्तहसन है, लेकिन मुझे तो लगता है आप अमेरिका के एजेंडे पर हैं, सेकुलर एजेंडे पर काम कर रही हैं। मौलाना साहब, मेरा रेप हुआ है, आप कह रहे हैं मैं एजेंडे पर काम कर रही हूँ? ज़रीना कपकपाती हुई आवाज़ के साथ इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भी आ जाते हैं। कट मत करना। कंट्रोल रूम से प्रोड्यूसर की चिल्लाती हुई आवाज़ आती है। ड्रैग पर एक अफसर की आवाज़ आती है, बेवकूफ़, इस वक्त ख़वातीन की शॉट्स क्यों चला रहे हो? मिसाल को फुल स्क्रीन पर दो। अच्छा जी, बिल्कुल जी, प्रोड्यूसर कहता है, मगर कंट्रोल रूम के स्टाफ के अफसर का पहला लफ्ज़ सुनते ही मिसाल को फुल स्क्रीन पर ले लिया था। प्रोड्यूसर से कहता है, मिसाल जज्बात लाओ। मिसाल इस शोर में मौलाना साहब का खिताब सुनाई नहीं दे रहा हो। जब वो खामोश होते हैं तो ज़रीना ठोरी हिलाती है और फुल स्क्रीन पर नाज़रीन से एक जज्बाती खिताब करने लगती है, लेकिन अब इसकी शक्ल करीना कपूर जैसी लगने लगती है। फ़िल्म चंबेली की करीना कपूर, वो अपनी नीली साड़ी में मलबूस स्क्रीन पर बैठी है। उसके ब्लाउज़ में सुर्ख फूल से बने हुए हैं। इसे चंबेली की करीना की तरह अपने होठों पर बहुत सी सुर्खी थोपी हुई है। ये सुर्खी इसके होठों के इर्द गिर्द इस बात का सबूत बनकर फैली हुई है कि इसके होठों को खूब मसला जा चुका है। वो जज्बात से रुंधी हुई आवाज़ में बोल रही है। इसकी आवाज़ भी करीना कपूर की आवाज़ है। नाज़रीन, मेरे साथ बदसलूकी की गई है, ज़्यादा की गई है, वो भी लाइव। मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको बता भी नहीं सकती, लेकिन आपने ख़ुद मेरी आवाज़ें सुनी। आप ख़ुद बताइए, कसूर किसका है? इस्लाम का नफाज कौन चाहता है? मैं ख़ुद चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मेरे साथ ये सलूक। इसकी आंखों में दो मोटे मोटे आंसू निकल कर रुखसारों पर बहने लगते हैं। ज़रीना या करीना कपूर के पास एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। वो टिश्यू पेपर से अपने आंसू पोंछती है और एक सांस भरकर मौलाना मुनव्वर क़ाज़ी का शुक्रिया अदा करती है, जो वैसे भी कुछ देर से लाइन पर मौजूद नहीं है। वो और अब चीख कर बोल रही है, नाज़रीन, अगवाकार ख़वातीन ने रेप की वीडियो जारी कर दी। बच्चे और कमज़ोर दिल हज़रात इसे देखने से गुरेज करें। वीडियो में शॉट्स धुंधला कर दिया गया है, लेकिन नेचुरल साउंड वो जाने दी गई है। बैकग्राउंड में औरतों की कराएँ साफ सुनी जा सकती हैं। ये मालूम नहीं हो रहा कि वो दर्द से करा रही हैं या लुत्फ़ से। वो वीडियो को पहचानने की कोशिश करता है। इसे लगता है रेप करने वाला शख्स वो खुद है, जबकि जिस औरत का रेप किया जा रहा है इसकी शक्ल ज़रीना या शायद करीना से मिलती
चलती है। बैकग्राउंड में किसी गाने की आवाज़ आ रही है। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, ऑडियो तेज़ करो। डायरेक्ट प्रोड्यूसर की आवाज़ आती है। कंट्रोल रूम का स्टाफ ये आवाज़ सुनते ही ऑडियो बढ़ा देता है, मगर प्रोड्यूसर फिर भी चिल्लाता है, ऑडियो तेज़ करो। आवाज़ तेज़ होती है। दीवाना दीवाना प्यार का परवाना आता है, मुझको प्यार में जल जाना। रेप करने वाला शख्स जरीना करीना के बाल गर्दन से हटाकर इसकी गर्दन में अपना मुंह घुसा देता है। जरीना करीना के चेहरे पर सी ही दर्द अंगेज मुस्कुराहट मौजूद है, जैसी करीना कपूर के चेहरे पर इस वक्त आई थी जब फिल्म डॉन के इस गाने में आखिर में शाहरुख खान करीना कपूर को अपनी जानिब खींचता है। इसकी गर्दन की तनी हुई नाड़ का बोसा ले लेता है। जावेद जरीना या करीना के जिस्म को छूने की लज्जत खुद अपने अंदर महसूस करने लगता है। वो अपने अंदर ये ज़ोरदार ख्वाहिश उभरती हुई महसूस करता है कि रेपिस्ट अब जरीना या करीना को धक्के लगाना शुरू करती है। रेपिस्ट इसकी ख्वाहिश को तस्लीम करता है और धक्के लगाना शुरू कर देता है। पहला धक्का इसकी नींद को लगता है। 2-3 धक्कों से इसकी आँख खुल जाती है। वो बिस्तर पर उठ बैठता है और अपनी रगों को तनाव महसूस करता है।